नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का गोरखपुर से। जी हां, हम हैं गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर की ये शाम, जहां से हम पेश कर रहे हैं 100 बात की एक बात। बड़ी खबर अभी यूक्रेन से। रूस की सीमा से लगने वाले यूक्रेन के एक प्रांत में भीषण बमबारी की खबर है। वहां बम और मोर्टार तक दागे गए, जिनकी चपेट में आम नागरिकों के आने की भी खबर है। हालांकि दावा यह है कि इस जंग में अभी तक रूस की सेना शामिल नहीं हुई है, बल्कि रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के साथ यूक्रेन की फौज ने जंग शुरू की है। खबर है कि विद्रोहियों के साथ परसों से सीज फायर था, जो अब टूट चुका है। विद्रोहियों ने भी यूक्रेन की फौज पर हमला किया और यूक्रेन की फौज ने भी गोलीबारी की है। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि पूर्वी यूक्रेन के स्टेंसिया लुहांस्का विलेज में डोनबास इलाके से रूस समर्थित अलगाववादियों ने गोलाबारी की है और 22 जगहों पे ये गोलाबारी की गई है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक किंडरगार्टन को भी नुकसान पहुंचा है इस गोलाबारी में। लेकिन रूस की तरफ से पहले दावा किया गया था कि यूक्रेन की तरफ से डोनबास इलाके में हमला किया गया है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने पहले ही सावधान किया था कि रूस इस तरह के गलत तथ्यों को सामने रखेगा ताकि यूक्रेन पर हमले को सही ठहरा सके। रूस ने अब तक यूक्रेन पर हमला तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी जंग की शुरुआत के दावे शुरू हो गए। गोलीबारी शुरू हो गई, बम भी बरसाए जाने लगे। पहले ही दावा किया जा रहा था कि रूस सीधी जंग से बचते हुए सीमित युद्ध लड़ेगा। मतलब यह कि रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और विद्रोहियों के ठिकानों पर यूक्रेन में जंग जैसे हालात बनते भी दिखने लगे। जिसकी शुरुआत तब हुई जब अचानक रूस की सेना ने इससे जुड़ी जानकारियां सोशल मीडिया पर डाली। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि हमला यूक्रेन की फौज की तरफ से हुआ। ताबड़तोड़ ग्रेनेड और मोर्टार दागने की जानकारी दी गई। हालांकि निशाना रूस की फौज को नहीं बनाया गया, बल्कि उन विद्रोहियों को निशाना बनाया गया जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। यूक्रेन के पूर्वी छोर पर लुहांस्क नाम का प्रांत है, ऐसा प्रांत जिस पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है और वो विद्रोही खुद को यूक्रेन से अलग एक आजाद मुल्क बताते हैं। हालांकि हमले में किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन पहले से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर जंग छिड़ी तो ये विद्रोही बेहद अहम साबित होंगे और शायद इसीलिए जंग की सुगबुगाहट से पहले ही यूक्रेन ने खतरों से निपटना शुरू कर दिया। जबकि इसके लिए यूक्रेन ने सीज फायर का बरसों पुराना समझौता तोड़ दिया। 2015 में यूक्रेन ने विद्रोहियों के साथ सीज फायर का समझौता किया था। मतलब 2015 से ही न तो विद्रोहियों की तरफ से यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया जा रहा था और न ही हमला यूक्रेन की तरफ से हो रहा था। अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच के सबसे ज्यादा तनाव यूक्रेन की 2 सीमाओं पर था। पहली सीमा वो जो बेलारूस से लगती है, दूसरी वो जो क्राइमिया से लगती है, जिसके पास काला सागर भी है, जिसमें सबमरीन तक तैनात की जा चुकी हैं। लेकिन लुहांस्क प्रांत में बम और मोर्टार बरसाए जाने के बाद यह साफ हो गया कि जंग की शुरुआत विद्रोहियों के जरिए होगी, क्योंकि एक तरफ रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने सीज फायर तोड़कर बम बरसाए हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज ने भी रूस पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि रूस ने यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया। उसी लुहांस्क प्रांत का नाम सामने आया जहां यूक्रेन के हमले का दावा रूस ने किया था। एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो छोटे बच्चों के एक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसकी दीवार में बड़ा छेद हो गया। इमारत एक खंडहर में बदली दिखने लगी। वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया कि यह हमला रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने किया है। हमले की चपेट में आने से बच्चे तो बच गए, लेकिन 2 आम नागरिक बुरी तरह से जख्मी हैं। मतलब यह कि पिछले कुछ हफ्तों से बने हुए तनाव के हालात के बाद बम और मोर्टार बरसने शुरू हो गए, जिसके बाद इतना साफ हो गया कि कूटनीतिक कोशिशों का रास्ता शांति की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि जंग की शुरुआत दिखने लगी। रूस ने कुछ शर्तें भी रख दी और साफ कहा कि यूक्रेन पर हमला टालने के लिए वो इससे कम पर नहीं मानने वाला। मतलब साफ कर दिया कि यूक्रेन पर हमला टालने के लिए उसकी ये शर्त माननी ही पड़ेगी। और शर्त ये रखी गई कि भले ही नाटो यूक्रेन को अपनी सदस्यता दे, लेकिन यूक्रेन खुद को गुट निरपेक्ष देश घोषित कर दे। गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी सैन्य संगठन में न रहे, रूस के साथ भले न आए, नाटो का भी साथ न दे।
रूस का कहना है कि 1990 में सोवियत संघ जब टूटा था तो सोवियत संघ में शामिल सभी देशों ने कुछ फैसले लिए थे और उनमें यह शामिल था कि वो किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कहना है रूस का। मतलब रूस की सुई भी अब भी वहीं अटकी है। पहले दिन से रूस कभी अमेरिका से कभी यूक्रेन से ये भरोसा मांग रहा है कि नाटो की फौजें यूक्रेन में दाखिल नहीं होनी चाहिए। इस बात का भरोसा रूस को दिया जाए, लेकिन रूस की इस शर्त को अब भी कोई मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जंग की शुरुआत दिख रही है, दूसरी तरफ रूस को कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी तक दी जा रही है, जिसके लिए जो बाइडेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। We put intense pressure on their largest and most significant financial institutions and key industries. इस बार तो जो बाइडेन ने सीधा सीधा रूस के ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम लेकर चेतावनी दी। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पूरा होते ही रूस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की योजना बनाए बैठा है। And when it comes to Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany, if Russia further invades Ukraine, it will not happen. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो रूस के कच्चे तेल या नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा। अगर ऐसा होता है तो रूस की कमर बुरी तरह टूट सकती है। दूसरी तरफ पोलैंड से कुछ और तस्वीरें सामने आई। पोलैंड में अमेरिका ने अपने कुछ और जवानों को भारी भरकम विमानों के जरिए भेज दिया। पोलैंड में अमेरिका और नाटो की फौजों का पूरा बेस तैयार है, जहां से जरूरत पड़ने पर सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। लेकिन रूस पर अमेरिका की किसी भी चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस ने पहले से कोई बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है, जिसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि रूस ने चीन के साथ फरवरी में ही एक अहम समझौता किया है। विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत की मौके पर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग गए थे, वहीं पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात में कुछ कारोबारी समझौते भी हुए, जिनका ऐलान भी किया गया था। इनमें सबसे अहम है चीन और रूस के बीच गैस और तेल से जुड़ी अहम डील। डील के मुताबिक चीन खरीदेगा रूस की नेचुरल गैस और कच्चा तेल। 11,750 करोड़ डॉलर की डील बताई गई। मतलब रुपयों में करीब 8.5 लाख करोड़ की डील रूस और चीन के बीच हुई थी। माना जा रहा है कि पुतिन पहले से जानते थे कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका ऐसे ही प्रतिबंधों की चेतावनी देगा, और चीन के साथ हुई उसकी ये डील पुतिन का प्लान बी है। मतलब अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा भी दिया तो भी उस प्रतिबंध की परवाह न करते हुए चीन रूस से गैस और तेल मंगवाता रहेगा। रूस पहले से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत चीन और रूस के बीच में एक पाइपलाइन बनाई जा रही है, जिससे रूस की नेचुरल गैस सीधा चीन पहुंच सके। हालांकि उस पाइपलाइन को बनने में अभी कुछ साल का वक्त और लगने वाला है, लेकिन बिना पाइपलाइन के भी रूस के लिए चीन तक कच्चा तेल या नेचुरल गैस पहुंचाना मुश्किल काम नहीं है। मतलब ये कि रूस ने भी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने की योजना पहले से बना ली है, और इसे अमेरिका भी अच्छी तरह समझ रहा है कि केवल प्रतिबंधों से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से कूटनीति के साथ युद्ध नीति पर भी काम तेज हो गया। अमेरिका का दावा है कि सैनिकों के लौटने वाले रूस के वीडियो फर्जी हैं, बल्कि हकीकत यह है कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर फौजें बढ़ा दी हैं। पिछले 2 दिनों में रूस की तरफ से 7,000 सैनिकों को तैनात किए जाने का दावा अमेरिका ने किया है, जबकि रूस ने एक बार फिर दावा कर दिया कि उसने अपने कुछ और सैनिकों को बॉर्डर से हटा लिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने रूस के हवाले से इस खबर को छापा। दूसरी तरफ नाटो के सदस्यों की माथापच्ची भी यूक्रेन के मसले पर चलती रही। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में नाटो के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक लगातार दूसरे दिन चलती रही। नाटो की बैठक में यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर रूस के करीब 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती है। नाटो यह भी मानकर चल रहा है कि सैनिकों की वापसी का दावा केवल युद्ध नीति के तहत उठाया गया एक कदम हो सकता है। लेकिन सैनिकों से ज्यादा खतरा यूक्रेन को सता रहा है मिसाइल का। खबर है कि यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाए, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर अब तक कोई इस तरह का सुरक्षा कवच नहीं लगा है जो उसे रूस की मिसाइलों से बचा पाए। खबर है कि अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि आयरन डोम यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात किया जाए। आयरन डोम इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर बनाया है, जो इजराइल का एक तरह का सुरक्षा कवच है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के बीच एक समझौता भी है। वो समझौता ये कहता है कि आयरन डोम किसी भी तीसरे देश को देने में दोनों देशों की रजामंदी जरूरी है। मतलब ये कि इजराइल और अमेरिका
दोनों जब तक सहमत न हो तब तक किसी तीसरे देश को आयरन डोम नहीं दिया जा सकता। और यूक्रेन को आयरन डोम देने पर इजरायल ने सहमति नहीं दी है। खबर है कि अमेरिका और इजरायल के बीच इस पर कई बार बात हुई है, लेकिन इजरायल का रुख नहीं बदला है। इस बीच दुनिया के उन सभी देशों में चिंता बढ़ने लगी है जिनके नागरिक यूक्रेन में हैं। भारत के भी हजारों छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं। जिनकी वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों से फ्लाइट की गिनती से जुड़ी पाबंदी खत्म कर दी। मतलब भारत और यूक्रेन के बीच कितनी फ्लाइट चल सकती हैं, इसकी अब कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में। जो एम्बेसी से रिस्पांस भी आ रहा है हमको, जो FAQs के फॉर्म में आ रहा है, जो हेल्पलाइन के नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है, वो काफी पैनिक को कम कर चुका है यहाँ पे। भारत सरकार भी रूस और अमेरिका के विवाद पर नजर बनाए हुए। रक्षा मंत्री इस विवाद के शांति से सुलझने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंततोगत्वा शांति स्थापित हो जाएगी और शांति स्थापित होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, वहाँ रास्ता निकलेगा। यूक्रेन के सभी शहरों में अभी तक हालात सामान्य हैं, लेकिन लोगों को फिक्र इस बात की है कि अगर जंग छिड़ गई तो हालात किसी के लिए भी सामान्य नहीं रहेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि यूक्रेन की सीमा पर हो रही गोलीबारी और बमबारी को शुरुआत में एक छोटी घटना माना जा रहा था, लेकिन अब 22 जगह ऐसी हैं जहां पर बमबारी और गोलीबारी शुरू हो चुकी है। इसलिए यह समझा जा रहा है कि जंग की शुरुआत उत्तरी या दक्षिणी यूक्रेन से नहीं बल्कि पूर्वी यूक्रेन से होगी। हालांकि एक तरफ नाटो के सदस्य देश माथापच्ची कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका भी राजनयिक कोशिशें कर रहा है ताकि जंग को टाला जा सके। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पुलिस वालों पर भड़कने पर सियासी घमासान छिड़ गया और बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले उनकी जनसभा में पुलिस वालों ने मंच की ओर बढ़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मचती देख मंच से भाषण दे रहे अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया और उन्होंने पुलिस वालों को फटकार लगा दी। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी ने अखिलेश के इस बयान के बहाने समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा पर सवाल उठा दिए। इस प्रकार की भाषा समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश की जनता जाती है। इसका परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा। समाजवादी पार्टी हाशिए पर रहेगी। वहीं अखिलेश ने रैली में हुए बवाल के लिए पुलिस और बीजेपी के बीच मिलीभगत होने की बात कही। सौभाग्य की एक बात यह कि जिस रैली में अखिलेश के दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ा, उसमें वो कन्नौज की तिरवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनिल पाल का समर्थन करने पहुंचे थे, जिनका मुकाबला बीजेपी के कैलाश सिंह राजपूत से है, जिन्होंने पिछले चुनाव में इस सीट पर अनिल पाल के पिता और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे विजय बहादुर पाल को हराया था। हमें यहाँ गोरखपुर में और अब खबर पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस को फिर झटका लगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को 3 और झटके लगे। अमृतसर से पार्टी के 3 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही वहां के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच शाम 7 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। आगरा में ताजमहल के पीछे लगी कटीली तारों को बदलने का काम शुरू हो गया। सुरक्षा के लिए वहां पुरानी हो चुकी इन तारों की जगह नई तार लगाई जा रही हैं। प्रॉपर चेन लिंक फेंसिंग डाली है। अब उससे क्या होगा, कोई जानवर या कोई इंसान उससे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 94 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकानों को नुकसान पहुंचा था। आशंका है कि अब भी मलबे में कई शव दबे हो सकते हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग के आरोपी सचिन शर्मा का खुलकर समर्थन किया। एक दिन पहले मंत्री सुनील भराला आरोपी के परिवार से मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने उसके परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद वहां की एक सभा में योगी सरकार के मंत्री सुनील भराला ने लोगों को भरोसा दिया कि इस केस में आरोपी सचिन शर्मा की पूरी मदद की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ओवैसी पर फायरिंग के आरोपी को बेकसूर बताते हुए पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए। जांच होनी चाहिए इसमें पूरी, कि सचिन शर्मा को गिरफ्तार कैसे किया गया, वो साक्ष्य क्या है,
बीजेपी नेता का खुले तौर पर आरोपी को समर्थन करना एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को खल गया। उन्होंने मंत्री के बयान के बहाने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री हैं और उनको अपने ही सरकार पर इन्वेस्टिगेशन पर कोई भरोसा नहीं है। सुनील भराला ने लोगों से यह भी वादा किया कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद सचिन शर्मा के केस का खर्च उठाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि ओवैसी की कार पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के छिजारसी टोल प्लाजा के पास हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने सचिन शर्मा और शुभम नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब बीजेपी नेता सुनील भराला आरोपी के घर जाकर उसके परिवार से मिले तो ओवैसी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। बड़ी खबर हिजाब विवाद पर। कर्नाटक के कुलबर्गी में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का हिजाब विवाद पर एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो हिजाब पहनने से रोकने वालों को धमकी देते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये बयान उन्होंने 7 फरवरी को दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और इसी वीडियो में उन्होंने हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े करने का बयान दिया था। यही नहीं, राजस्थान के कोटा में हुए पीएफआई के प्रदर्शन में अजमेर शरीफ के खादिम ने भी धमकी दी। ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। इस पर मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, हिजाब को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान ने कहा कि जो हमारी लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकेगा उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के कोटा में पीएफआई के कार्यक्रम में अजमेर शरीफ के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने तो ये तक कहा है, धमकी दी है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो हिजाब विवाद पर इन भड़काऊ बोल के बीच कर्नाटक के कई जिलों में कर्नाटक के कई जिलों में घमासान जारी है। वहां स्कूल और कॉलेज पहुंची लड़कियों ने हिजाब पर रोक लगाने के खिलाफ विरोध जताया। और इसकी एक तस्वीर आई शिमोगा से, जहां हिजाब पहनकर पहुंची लड़कियों को कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो छात्राएं कॉलेज के बाहर जमा हो गई। थोड़ी देर बाद वहां हिजाब पहनी हुई लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी और वो भी दोबारा कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, एक आदमी ने गेट अंदर से बंद कर दिया। बाहर खड़ी छात्राओं ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा ही हाल शिमोगा से आई एक और तस्वीर में दिखा, जहाँ हिजाब पहनकर स्कूल में जाने से रोके जाने पर एक लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उडुपी में भी हिजाब पहनी छात्राओं को एक कॉलेज में जाने से रोक दिया गया। वहां उन्होंने बताया कि वो सभी कई साल से हिजाब पहनकर कॉलेज आती रही हैं, लेकिन अब अचानक उस पर रोक लगा दी गई। आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते। हुबली में तो किसी बवाल से बचने के लिए पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगा दी। लेकिन हिजाब विवाद की ये आंच सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं रुकी, बल्कि राजस्थान के कोटा में भी इस पर रोक लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। और वहां पीएफआई ने हिजाब के समर्थन में एक मार्च निकाला। यूनिटी मार्च के नाम से निकाली गई ये रैली कोटा के कई इलाकों से गुजरी, जहां बैंड की धुन पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कदमताल किया। पीएफआई के इस मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और उन्होंने हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। मार्च में शामिल हुई महिलाओं ने हिजाब विवाद को एक सोची समझी साजिश बताया। मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है और हमारा जो हक है हिजाब है। पीएफआई ने मार्च के बाद कोटा के नयापुरा इलाके में एक रैली भी की, लेकिन पीएफआई के मार्च को इजाजत देने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश में शांति बनी रहे ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये काम करके उन्होंने गलत किया है। कांग्रेस सीधे सरकार इस पर दोषी है। वहीं पीएफआई ने हिजाब पर रोक लगाने का फैसला वापस नहीं होने तक इसका विरोध करने का ऐलान किया। और देश भर में मचे बवाल के बीच हिजाब विवाद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस मामले को हवा देने में लगी हुई है, जिसके लिए मुस्कान नाम से 100 से ज्यादा अलग अलग ट्विटर अकाउंट बनाए गए। मुस्कान उसी लड़की का नाम है जिसने कर्नाटक के मंड्या में एक कॉलेज में भगवा झंडे लेकर आए लोगों का विरोध किया था और 8 फरवरी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और 9 फरवरी को ही उसके नाम से 100 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट बना दिए गए।
इनमें एक ट्विटर अकाउंट के 5000 फॉलोअर थे, जिसकी लोकेशन पाकिस्तान से बदलकर कर्नाटक कर दी गई। इसी तरह एक और अकाउंट के 35,000 से ज्यादा फॉलोअर थे, लेकिन उसके पहले के सारे ट्वीट डिलीट करके सिर्फ हिजाब विवाद से ही जुड़े ट्वीट किए गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजाब विवाद पर किए गए ज्यादातर ट्वीट पाकिस्तान से किए गए। यही नहीं, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने तो अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल में मुस्कान की तस्वीर लगा दी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और हिजाब विवाद पर दखल नहीं देने को कहा। बाहर के अंदरूनी मामलों में इस तरह के कमेंट हम बिल्कुल हमें वेलकम नहीं है। इस बीच हिजाब पर दिए गए बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान पर सियासी पारा और चढ़ गया। भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने इसका जिक्र किया और मुस्लिम समुदाय पर तंज कसते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति बता दिया। इस अवसर पर जब चुनाव हो रहे हैं, लोग टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर का ये विवादास्पद बयान ऐसे वक्त पर आया जब अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही, जहां एक बार फिर जोरदार बहस हुई। सुनवाई के 5वें दिन याचिकाकर्ता के वकील विनोद कुलकर्णी ने दलील दी कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना कुरान पर बैन लगाने के समान है। यही नहीं, अदालत से शुक्रवार और रमजान के महीने में हिजाब पहनने की इजाजत देने की अपील की गई, क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार और रमजान की विशेष अहमियत है, ऐसा कहा गया। और ये कहा गया कि इस विवाद से छात्राएं मानसिक रूप से भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और उसकी याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा कि उसने अदालत का वक्त बर्बाद किया। 100 बात की एक बात यह कि हिजाब विवाद पर बवाल रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में प्रदर्शन कर रही छात्राएं कोर्ट का फैसला आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन लगातार चौथे दिन कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई टल गई, जो दोपहर में फिर शुरू होगी। इस बीच भड़काऊ बयानों से ये मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। यही नहीं, हिजाब विवाद के पाकिस्तान कनेक्शन ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शादी समारोह में दर्दनाक हादसा हो गया। 13 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि शादी से एक दिन पहले कुछ महिलाएं कुएं पर गई थी, जहां शादी की एक रस्म निभाने के दौरान उस कुएं के किनारे बनी दीवार गिर गई और वो महिलाएं भी कुएं के अंदर जा गिरी। और इस हादसे में न केवल महिलाओं ने बल्कि कुछ बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी। हालांकि गांव वालों की मदद से रात के अंधेरे में ही प्रशासन ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की। अगले दिन का सूरज निकल आया, लेकिन उन लोगों को कुएं से बाहर निकालने में प्रशासन की टीम के पसीने छूट गए। घुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी सहारा बनी। कुछ महिलाओं को कुएं से बाहर निकाल भी लिया गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लोग जब इस पतले से छोटे से कुएं में जले गए तो उसका नतीजा ये रहा कि 13 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शादी के लिए हो रही रस्में चंद पलों बाद मातम के क्रियाकर्म में बदल जाएंगी। साइड में ज्यादा लोड होने की वजह से जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंची, वो भी वहां पहुंच गए और हादसे की जगह का मुआयना किया, जिसके बाद वो अस्पताल भी गए, लेकिन उन्हें वहां जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया। इसी बात पर उन्होंने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। इन हालात में पुलिसकर्मी उन लोगों को शांत करने में जुट गए, लेकिन अपनों को खोने का गम बर्दाश्त कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कॉल किए थे 9:10 पर और सर 10:10 हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था सर घर के सामने। बवाल बढ़ा तो जिला प्रशासन ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्विटर के जरिए इस घटना पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। सौभाग्य की बात यह कि बीती रात हुए इस हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। रात 9 बजे के करीब यह हादसा हुआ, जिसके बाद गाँव में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आईटीबीपी जवानों ने बप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी। आईटीबीपी ने गाना गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके जरिए बप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी गई।
बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में कनाडा की महिला आइस हॉकी टीम ने अमेरिका को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। कनाडा ने यह मुकाबला 3-2 से अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आग लगने से एक मकान पूरी तरह जल गया। इसके बाद इलाके के लोगों और दमकल विभाग ने मिलकर यह आग बुझाई। मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट के पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मजबूत पकड़ बना ली। उसने पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका को 95 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 116 रन बना लिए। यूपी के मिर्जापुर में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके गठबंधन के नेताओं को बाहर ही रोक दिया गया, जबकि बीजेपी के नेताओं को प्रत्याशियों के साथ अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता भड़क गए और कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। जब वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस वालों ने भी सख्ती बरती और उन्हें धक्का देते हुए रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग डटे रहे और कुछ लोगों ने तो पुलिस वालों से तीखी बहस की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग वहीं धरने पर बैठ गए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। जिलाध्यक्ष कैसे गए हैं अंदर? हमारा जिलाध्यक्ष नहीं गया है, रोक लिए हैं ये लोग। वहाँ काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। सौभाग्य की एक बात यह कि नामांकन दाखिल करने के लिए एक प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस नियम को मिर्जापुर में लागू नहीं किया गया। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। बड़ी खबर पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपयों में पेट्रोल 160 रुपए के लीटर के पार पहुंच गया। कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों पर वहां की सरकार ने तेल की कीमतों का भारी बोझ डाल दिया। चीन के कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब है और अब इमरान खान की सरकार ने तेल का ऐसा खेल खेला कि जनता में हाहाकार मच गया। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, 160 रुपए पाकिस्तानी रुपए, लेकिन 160 बहुत है। जी किशोर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बेतहाशा विदेशी कर्ज लिया है, जिसके चलते महंगाई चरम सीमा पर है और अब पेट्रोल बम भी आकर गिरा है। 12 रुपए 3 पैसे पेट्रोल बढ़ गया है, जिसके चलते आम जनता काफी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। वहीं विपक्ष ने भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तानी सरकार की नीतियों के खिलाफ कहा है कि महंगाई के चलते देश अब महंगाई में डूबता जा रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों पर वहां जनता और मीडिया ने पाकिस्तान की सरकार को आड़े हाथ लिया और तेल की आसमान छूती कीमतों के लिए पाकिस्तान के लोगों ने प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। तो इमरान खान साहब ने जो पॉलिसियां दी थी, जो वादे किए थे अवाम के साथ, वो तो यही थे ना कि हम निचले तबके को जो है ना ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल वो ऊपर ही लेके जाने के प्लान में है। लोगों के गुस्से की एक बड़ी वजह यह रही कि पाकिस्तान में एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों में 1 या 2 रुपए नहीं बल्कि सीधे 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद वहां पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 160 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। हर बंदा परेशान है, लोगों के पास खाने को नहीं है और ये पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पूरे दिन ट्विटर पर #पेट्रोल प्राइस टॉप पर ट्रेंड करता रहा। यानी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता ने इमरान खान सरकार पर निशाना साधा। और कर्ज में डूबे पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई के लिए अपनी सरकार को उन्होंने जमकर कोसा। जनता के अलावा पाकिस्तान की सरकार वहां की मीडिया के निशाने पर भी आ गई। और तेल की कीमतों में की गई भारी बढ़ोतरी तमाम टीवी चैनलों के प्राइम टाइम की बहस का मुद्दा बन गई। आप बताएं कि ये गाड़ियां फिर पानी से चलाई जाएंगी, क्या किया जाएगा? हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है और हम ये सारा इंपोर्ट करते हैं तेल बाहर से, तो जाहिर है कि वो कीमत जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इमरान खान की सरकार पहले ही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध का सामना कर रही है। इस बार भी पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने विरोधी पार्टियों को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौर में 8 रुपए कम हुए तो 62 रुपए में लीटर तेल मिल रहा था, आज 162 में कर दिया इमरान ने।
पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वहां कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने गाड़ियों का किराया बढ़ाने की मांग भी उठा दी। सौ बात की एक बात यह कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान के कई शहरों की पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई थी। उस वक्त पेट्रोल पर कमीशन बढ़ाने की मांग उठी थी जो अभी तक पूरी नहीं की गई। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों पर दिए भैया वाले बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गईं। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो बयान पर माफी की मांग को लेकर पंजाब की कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर लुधियाना से भी सामने आई, जहां यूपी और बिहार के लोगों ने उनके बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में काले झंडे लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने सीएम चन्नी और उनके बयान पर ताली बजाती नजर आई प्रियंका गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बयान पर माफी नहीं मांगने तक सीएम चन्नी का विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। जब तक चरणजीत सिंह चन्नी माफी नहीं मांगेंगे पूर्वांचल समाज से, हमारा विरोध जारी रहेगा। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लुधियाना में प्रियंका गांधी के रोड शो का भी विरोध करने की बात कही, क्योंकि 2 दिन पहले चन्नी ने प्रियंका की मौजूदगी में विवादास्पद बयान दिया था, जिसका एक वीडियो बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, जिसमें चन्नी के बयान पर मंच पर उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी ताली बजाती नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के इस बयान को यूपी में पैदा हुए संत रविदास और बिहार में पैदा हुए गुरु गोविंद सिंह का अपमान बता दिया और इसके बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। सीएम चन्नी ने ये विवादास्पद बयान पंजाब के रूपनगर में हुई एक जनसभा में दिया था, जिस पर सियासी घमासान मच गया। जब उसकी गूंज बिहार तक पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर भड़क गए और उन्होंने भी सीएम चन्नी के बयान को हैरान करने वाला बता दिया। कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। बयान पर बवाल बढ़ता देख चरणजीत सिंह चन्नी की भी सफाई सामने आई और उन्होंने अपने बयान को सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बताने की कोशिश की। संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके बयान से किनारा कर लिया। सौ बात की एक बात यह कि रूपनगर की चुनावी सभा में चरणजीत सिंह चन्नी से पहले प्रियंका गांधी ने पंजाब में बाहर से आने वाले लोगों को पंजाबियत सिखाने की बात कही, जिसके बाद बाहरी लोगों पर दिए विवादास्पद बयान पर चन्नी घिर गए और बिहार के मुजफ्फरपुर में तो उन पर केस भी दर्ज हो गया, जिस पर 24 फरवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी ने मणिपुर के लिए घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए इम्फाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। वहां पार्टी ने पिछड़े और गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई के लिए 25-25 हजार रुपए देने का भी वादा किया। Girls from the economically weaker sections and the backward sections will be given an incentive of 25,000 for their education and for their development. राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में एक स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में बैठे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच चौथा T20 मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बैंक और IT समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 105 अंक लुढ़ककर 57,892 पर खिसक गया। साथ ही निफ्टी 18 अंक नीचे 17,300